नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबको इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए आईटीआई फिटर ट्रेड से रिलेटेड जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोगों का सीरीज चल रहा है अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। फ्रेंड्स, उस सीरीज का यह 15वां वीडियो है। 14 वीडियो चैनल में अपलोड कर दिए गए हैं। अगर फ्रेंड्स आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने 14 वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए 210 नंबर क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया था, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 211 नंबर से हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को बिना गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा 211 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 211 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ होल मार्क एज एक्स। बोल रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए ये आपका सीट मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आपका होल दिया हुआ है, ये होल देने का रीजन क्या है, हम क्यों होल देते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, एक बात आप बताइए कि अगर ये हम होल नहीं देते हैं तो हमारी जो सीट है वो क्या हो जाएगी, जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी, है ना। अगर हम बिना होल का हम उसको क्या करते हैं, फोल्डिंग करते हैं, तो वो हमारा सीट क्रैक हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इसी इसी क्रैक को हटाने के लिए, है ना, इसी क्रैक को हटाने के लिए, नहीं क्रैक होने के लिए हम एक प्रकार का क्या यहाँ पे होल प्रदान करते हैं, होल देते हैं, है ना। और इस होल को हम क्या बोलेंगे, इस होल को बोलते हैं क्रैक स्टॉप होल। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे, क्रैक स्टॉप, क्रैक स्टॉप होल बोलेंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहां से ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका होल दिया हुआ है, इस होल को हम क्या कहते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं क्रैक स्टॉप होल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि क्रैक को स्टॉप करने के लिए ये होल प्रदान किया गया है ना। तो फ्रेंड्स, आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है, हम ये छेद को हम क्यों दिए हैं, है ना, इस होल का बनाने का पर्पस हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के साथ क्लियर करेंगे, जहां की आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि ये हमारा जो होल होता है वो हम किसी भी क्रैक होने से हम बचाने के लिए हम होल प्रदान करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी सीट को फोल्ड करना है, तो सीट को फोल्ड करने से पहले हम नॉच बना लेते हैं। नॉच बनाने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें एक छिद्र प्रदान करते हैं, है ना। तो इस छिद्र प्रदान करने का हमारा मेन पर्पस है क्रैक को हटाना। क्रैक से बचने के लिए हम ये होल प्रदान करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम ऑप्शन के साथ चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अरेस्ट द क्रैक, क्या क्रैक को बंद करना। या फिर ऑप्शन नंबर बी की ओर हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि फैसिलिटेट, फैसिलिटेट इजी वेंडिंग, क्या आसानी से वेंडिंग करने के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है मेक गुड अपीयरेंस, यानी अच्छी उपस्थिति बनाने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी अलाउ क्लियरेंस बिटवीन द इंड्स, यानी सिरों के बीच निकासी की अनुमति देने के लिए। तो फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया कि जो हमारी होल होती है ना, वो हम किसके लिए देते हैं, तो वो हम स्टॉप करने के लिए, किसको, क्रैक को स्टॉप करने के लिए, है ना। तो जैसा कि हमने ऑप्शन नंबर ए में ही पा लिया था कि अरेस्ट द क्रैक, यानी क्रैक को बंद करने के लिए, है ना, क्रैक को स्टॉप करने के लिए हम ये हॉल प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपका 211 नंबर का जो करेक्ट आंसर चला जाएगा
वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी किसी भी क्रैक को बंद करने के लिए हम होल प्रदान करते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 212 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, रिवेटिंग से है ना। बोल रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर फॉल्ट रिवेटिंग। बोल रहा है कि दोषपूर्ण रिवेटिंग का कारण क्या है। फ्रेंड्स, इसमें से आपको दोष निकालना है कि ये जो रिवेटिंग किया गया है इसमें क्या फॉल्ट है ना। तो फॉल्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी आए, हमने उसका डिस्कशन किया। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ही अच्छे से देखें, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें पहचानना है कि ये जो रिवेटिंग किया गया है ना, इसमें जो ये फॉल्ट नज़र आ रहा है ये क्यों है, इसका कारण क्या है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है बर बिटवीन प्लेट, है ना, प्लेटों के बीच में बर आ जाने के कारण, या फिर टू लिटिल अलाउंस गिवन, यानी बहुत कम अलाउंस दिया जाता है इसके कारण। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट्स, प्लेटों का अनुचित जुड़ाव होने के कारण। या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है टू मच अलाउंस गिवन, बहुत ज़्यादा अलाउंस देने के कारण, है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका 212 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट्स, यानी प्लेटों का अनुचित जुड़ाव होने के कारण, यानी कि उचित रूप से ये जुड़ाव हुआ नहीं, इसके कारण जो हमारा फॉल्ट हो गया है ना, वो हमारा फॉल्ट ऐसा आ जाएगा। क्लियर? यानी अनुचित तरीके से दोनों प्लेटों को आपस में नहीं जोड़ा गया है, जिसके कारण हमारा ये फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपका 212 का जो करेक्ट आंसर चला जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी प्लेटों का अनुचित जुड़ाव न होने के कारण। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 213 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बोल रहा है कि हाउ द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रिवेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द साइड एज। बोल रहा है कि साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। बोल रहा है कि मान लीजिए एक प्लेट हमारे पास है, ये क्या है, एक प्लेट है, और इस प्लेट में हमें साइड के किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। जो हमारी पहली रिवेट होती है, जैसे मान लीजिए हमें कोई भी रिवेटिंग करना है ना, दो प्लेट आपस में ओवरलैप किए हुए हैं, तो ये बोल रहा है कि किनारे से, क्लियर, किनारे से ये बोल रहा है, क्लियर, कैसा बोल रहा है, किनारे से। मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेट है और इस प्लेट को हमें क्या करनी है, रिवेटिंग करनी है। तो रिवेटिंग करने के दौरान किनारे से हम कितनी एमएम को छोड़कर, है ना, कितना एमएम छोड़कर हम रिवेटिंग स्टार्ट करेंगे, हमें ये पूछ रहा है। हमें क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि किनारे से, साइड के किनारे से पहली रिवेट की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जो रिवेट की दूरी होती है वो प्लेट की मोटाई के अनुसार हम क्या करते हैं, प्लेट की मोटाई के अनुसार हम उसको दूरी देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 3 डाया ऑफ रिवेट, यानी 3 रिवेट का व्यास। या ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 2 डाया ऑफ रिवेट्स। या ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 2.5 डाया ऑफ रिवेट। या ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 3.5 डाया ऑफ रिवेट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो हमारी प्लेट होती है, प्लेट के किनारे से रिवेट की जो दूरी होती है वो आपका कितना होता है, वो आपका 2D होता है। क्लियर? बात समझ में आई? कितना होता है, प्लेट की दूरी कितनी होती है, 2D होती है। बात समझ में आई? एज से यानी किनारे से कितनी दूरी होनी चाहिए,
प्लेट की मोटाई का 2 गुना होना चाहिए। अब इसी में क्वेश्चन पूछ देता है, इसी में क्वेश्चन पूछता है कि दोनों रिवेटों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए हमें ऐसे रिवेटिंग करना है ना, तो इसके बीच की दूरी हमारी कितनी होनी चाहिए। ये तो हमारा किनारे से है ना, किनारे से हमारा कितना हो गया, ये हमारा 2D हो गया, क्लियर। और ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा 3D हो जाता है, क्लियर। यानी दोनों रिवेटों के बीच की दूरी, रिवेट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, स्पेस कितनी होनी चाहिए, 3D होनी चाहिए। और फ्रेंड्स एक बात और आप लोग याद रखिएगा, दो रिवेटों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, क्लियर। क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो प्लेट होता है, प्लेट के किनारे से हमारा जो दूरी होता है वो 2D होता है ना। और दो प्लेटों के बीच की दूरी हमारा क्या होता है, 3D होता है। और दोनों रिवेटों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, है ना। यहाँ से 3-4 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब हम उस क्वेश्चन की ओर फोकस करेंगे और देखेंगे हमारा ऑप्शन क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 3 डायमीटर ऑफ रिवेट। तो फ्रेंड्स यहां से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 213 का ऑप्शन नंबर 213 का ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। यानी जो किनारे से पहले रिवेट की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2D होनी चाहिए। यानी रिवेट का व्यास का 2 गुना होता है। अगर यहीं पे पूछ देता कि दो रिवेटों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी 2 रिवेटों या 3 रिवेटों के बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो 3D होनी चाहिए, है ना। रिवेट के डायमीटर का कितना होना चाहिए, 3D होता है, क्लियर। अब यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि दो रिवेटों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो 2 रिवेटों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों का ये सारा पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 213 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 214 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन द हैंड सीयरिंग मशीन। बोल रहा है कि हाथ कतरनी मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो हैंड सीयरिंग मशीन है वो क्या है। तो चलिए उसकी फिगर की ओर चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये रहा फ्रेंड्स आपके पास ये हैंड सीयरिंग मशीन, क्लियर। तो हैंड सीयरिंग मशीन में हमारी जो एक्स इंडिकेट किया है वो हमारा कौन सा पार्ट है। तो फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए है ना हैंड सीयरिंग मशीन के सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा सा लाइटली इस पर भी ध्यान दे लेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं देखे होंगे उस वीडियो को, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है तो आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर वहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, है ना। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है सबसे पहले हमारा बेस हो जाता है। और ये हमारी जो है ये हमारा लोअर ब्लेड इसको बोलते हैं, इसको लोअर ब्लेड बोला जाता है ना। और ये हमारा क्या है, लीवर आर्म इसको बोलते हैं, इसको लीवर आर्म बोलेंगे। और ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, क्लैंप इसको बोलते हैं, है ना, इसको क्लैंप बोलेंगे। और ये जो हमारा एक्स भाग इंडिकेट किया है इसको हम बोलेंगे अपर ब्लेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपर ब्लेड हम इसको बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसके हम ऑप्शन के साथ इस क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है क्लैंप। क्या ये क्लैंप है, या ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है लीवर आर्म, क्या है लीवर आर्म है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है लोअर ब्लेड, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है अपर ब्लेड। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, हमने अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि ये जो हमारा एक्स इंडिकेट कर रहा है, एक्स इंडिकेट जो कर रहा है वो हमारा क्या कर रहा है,
अपर ब्लेड कर रहा है ना। यानी आपका जो करेक्ट आंसर अपर ब्लेड के साथ चला जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी आपका अपर ब्लेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आप लोगों का ये डाउट क्लियर हुआ। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 215 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोल रहा है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेक, है ना, इन सीट मेटल वर्क। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है। तो फ्रेंड्स हमने बताया था कि स्टेक एक क्या है, सपोर्टिंग डिवाइस है ना, सपोर्टिंग टूल है, या किसी भी आकार के हो। तो फ्रेंड्स उसके पार्ट्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि सीट मेटल में जो स्टेक होता है, स्टेक का क्या लाभ है, हमें स्टेक क्यों प्रयोग करते हैं, उसका लाभ क्या है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है क्या शार्पनिंग, क्या तेज करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है सपोर्टिंग, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है रेस्ट ऑफ वर्कपीस, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है प्रोटेक्ट द टूल फ्रॉम डैमेज, यानी उपकरण को नुकसान से बचाने के लिए। तो फ्रेंड जैसा कि हम यहाँ पे बात की कि हमारी जो स्टेक होती है वह एक सपोर्टिंग टूल होती है, यानी सपोर्टिंग डिवाइस होती है। क्लियर। तो इसके अनुसार हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी हमारा जो स्टेक है वो सपोर्टिंग टूल है। क्लियर। तो फ्रेंड्स इसीलिए 215 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 216 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द टूल मार्क एज एक्स इन रिवेटिंग, है ना। बोल रहा है कि रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण क्या है। क्लियर। इस टूल का नाम बताना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है डॉली, है ना, क्या ये डॉली है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रिवेट सेट, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है फोल्डरिंग टूल, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कॉकिंग टूल। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी ये जो आपका टूल है वो कौन सा टूल है, वो आपका कॉकिंग टूल है। क्लियर। इसे हम कॉकिंग टूल के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी कॉकिंग टूल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 217 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फॉल्ट इन रिवेटिंग, इस रिवेटिंग में क्या दोष है। देखिए फ्रेंड्स एक और आपका रिवेटिंग ऑपरेशन से रिलेटेड यानी उसके फॉल्ट से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स उस फिगर को हम देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम इस फिगर को आप लोगों के पास ये प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस फिगर के माध्यम से आप लोगों को आंसर देना है ना। तो फ्रेंड्स इस फिगर को आपको देखकर बताना है कि ये जो हमारी रिवेटिंग प्रोसेस की गई है, रिवेटिंग ऑपरेशन की गई है, उसमें क्या दोष है ना। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है टू लिटिल अलाउंस, क्या बहुत कम अलाउंस है, या फिर ऑप्शन नंबर बी बर बिटवीन द प्लेट, क्या प्लेटों के बीच में बर रह गया है, या ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है होल ऑन द प्लेट नोट इन लाइन, यानी प्लेटों में छेद लाइन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है रिवेट बॉडी नॉट परपेंडिकुलर, यानी बोल रहा है कि रिवेट बॉडी लंबवत में नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें से बताना है कि ये कौन सा दोष के कारण आपका यहाँ जो हेड है, रिवेट का जो हेड है वो छोटा हो गया है। तो फ्रेंड्स एक ट्रिक आप यहाँ पे याद रखिएगा, अगर सारी कंडीशन सही हो, हमारी जो प्लेट है वो हमारा सही हो, है ना, सही में लाइन हो, और हमारी जो होल भी है सही से लाइन है, और रिवेट भी हमारा सही से है, बैठा हुआ है। अगर इसमें से सारी दोष कंप्लीट है, अगर इसमें से फॉल्ट है, अगर यहाँ पे जो आपका हेड है, हेड अगर ऊपर में छोटा हो जाए तो आपको याद रखना है कि बहुत कम अलाउंस दिया गया है ना। और अगर यहाँ पे
हेड जो है अगर बड़ा हो जाए, है ना, किससे, रिवेट की जो हेड है उससे उससे जो टेल का जो हेड बनाया जाता है अगर वो बड़ा हो जाए, है ना, अगर यहाँ पे इस तरह से अगर ये बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने का कारण क्या होता है, अधिक अलाउंस हम दे देते हैं, और छोटा होने का कारण क्या होता है, वो कम अलाउंस के कारण, है ना, प्रॉपर अलाउंस नहीं दिया जाता है, कम या ज़्यादा हो जाता है। अगर ज़्यादा अलाउंस दे दिया जाएगा तो हमारा हेड बड़ा हो जाएगा, अगर कम अलाउंस दिया जाएगा तो हमारा हेड क्या होगा, छोटा बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस ट्रिक को याद रखिएगा और आप लोगों का सारा समस्या दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी बहुत कम अलाउंस होने के कारण हमारा जो हेड है ऊपर में छोटा बन जाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसी के साथ चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 218 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोल रहा है कि विच टूल इज यूज टू मेक फ्लोर्ड टाइट ज्वाइंट, है ना, बाय प्रेसिंग ऑफ रिवेटिंग एज प्लेट। बोल रहा है कि रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ना। बोल रहा है कि फ्लूइड टाइट ज्वाइंट प्रदान करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है डॉली, क्या हम डॉली का प्रयोग करते हैं, है ना, या ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ड्रिप। तो फ्रेंड्स देखिए, डॉली का प्रयोग करते हैं कहाँ पे, हम रिवेट के हेड को सपोर्ट करने के लिए, है ना, रिवेट के हेड को क्या करते हैं, सपोर्ट करने के लिए, उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, है ना। और रिवेट यहाँ पे ड्रिफ्ट का प्रयोग हम क्या कहाँ करते हैं, ड्रिफ्ट का प्रयोग हम लोग किसी भी दो प्लेटों के होल को अलाइन करने के लिए, यानी मान लीजिए ये हमारा एक प्लेट है, एक प्लेट हमारा यहाँ है, एक प्लेट हमारा यहाँ है, एक इसमें छिद्र किया है, एक इसमें छिद्र किया है। अब इसको दोनों को हम ड्रिफ्ट इसमें क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, और उसको हम क्या कर देंगे, ड्रिफ्ट डाल करके अलाइन करते हैं, यानी दोनों होलों को अलाइन करने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कॉकिंग टूल, है ना, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है फुलरिंग टूल। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी फ्रेंड्स, है ना, टाइट ज्वाइंट प्रदान करने के लिए, यानी फ्लूइड टाइट ज्वाइंट प्रदान करने के लिए हम फुलरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। क्लियर। इसीलिए 218 का आपका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलिए 219 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 219 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सीट मेटल से ही रिलेटेड है। क्लियर। तो 219 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बोल रहा है कि वाई अलाउंस इज रिक्वायर्ड वाइल मार्किंग वेरियस टाइप्स ऑफ हेम एंड सीम, है ना। बोल रहा है कि विभिन्न प्रकार के हेम और सीम, विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी हम क्यों अलाउंस उसमें देते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सीम क्या होता है और हेम क्या होता है ना, है ना, यहाँ पे तो आपको समझना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सीम क्या होता है, सीम एक प्रकार का ज्वाइंट होता है ना, यानी सीटों को जोड़ने का एक प्रक्रिया है, यानी एक प्रकार की क्या है, दो सीटों को आपस में जोड़ने की एक विधि है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सीम कहते हैं। क्लियर। अब देखिए हेम हम किसे कहेंगे, हेम हम उसे बोलेंगे जैसे मान लीजिए कोई भी किनारा है, तो किनारे को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, है ना, उसकी उसकी किनारे को नुकसान से बचाने के लिए, या किनारा को अगर आपको मजबूत करना है उसके लिए हम हेम करते हैं। हाँ, उसको हम क्या बोलेंगे, हेमिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग कभी कभी देखे होंगे जैसे जहाँ पे बक्से वगैरह बनते हैं, है ना, सीट मेटल का जहाँ पे काम होता है वहाँ पे बक्से में देखते होंगे कि आप लोग कि एक पतली सी वायर, है ना, वायर क्या करते हैं बक्से की किनारे पर, है ना, एज पर वहाँ पे लगाकर फिर उस पर सीट मेटल की आवरण चढ़ा देते हैं, है ना, तो उसे हम बोलते हैं वायर एज हेमिंग।
क्लियर, उसको यानी कि उसकी एज को मजबूती बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके एज में किनारे में एक वायर दे देते हैं, डाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, वायर एज हेमिंग, है ना, वायर एज उसको बोलते हैं। तो वो हमारा हेम हो गया और ये हमारा सीम हो गया। तो यही बोल रहा है कि हेम और सीम को बनाते समय अलाउंस की क्या आवश्यकता पड़ती है। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, अलाउंस हम इसलिए देते हैं ताकि हमारी हमारी क्या हो, सही आकार बनाए रखें और ताकत में सुधार के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्लियर, डी के साथ चला जाएगा, यानी मेंटेन करेक्ट साइज एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, है ना। स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, है ना, हम क्या करते हैं, अलाउंस देते हैं। क्लियर, यानी सही आकार में बनाए रखने और ताकत में सुधार करने के लिए हम किसी भी हेम या सीम की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अलाउंस देते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 220 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोल रहा है कि विच सीट मेटल इज इजीएस्ट टू ज्वाइंट एंड सोल्डर, यानी जोड़ और सोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट है सबसे आसान है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सोल्डर का जोड़ लगा सकते हैं। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है टीन प्लेट, क्या हम टीन प्लेट में हम आसानी से सोल्डर और जोड़, सोल्डर की जो ज्वाइंट है वो हम कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है लेड, है ना, क्या लेड में हम जो ज्वाइंट बनाते हैं वो सोल्डरिंग का, है ना, सोल्डरिंग का हम कर सकते हैं, या ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है गैल्वेनाइज आयरन, या गैल्वेनाइज आयरन में सोल्डर बहुत अधिक अच्छे तरीके से ज्वाइंट बन जाता है, या स्टेनलेस स्टील में। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जोड़ और सोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है, यानी अच्छी तरह से सोल्डरिंग हो जाती है, कौन सी धातु की सीट में, तो टीन प्लेट एक ऐसी धातु होती है जिसमें सोल्डर आसानी से ज्वाइंट किसी भी धातु को कर लेता है ना। यानी कि टीन प्लेट में हमारा जो सोल्डर है वो क्या होता है, अच्छी तरीके से ज्वाइंट प्रदान कर देता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए 220 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 221 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, मेटल से रिलेटेड है। बोल रहा है कि विच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हेवी, यानी बोल रहा है कि कौन सा मेटल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और हेवी होता है ना। इन सीट मेटल वर्क, बोल रहा है कि सीट मेटल वर्क में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी भारी होती है, यानी उसमें सॉफ्टनेस का गुण भी आता है और वो अधिक भारी भी होता है। तो वैसा कौन सा धातु है जिसमें जो अधिक सॉफ्ट होता है और अधिक भारी भी होता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है लेड, क्या लेड एक सॉफ्ट और सबसे ज़्यादा हेवी होता है, या ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ब्लैक आयरन, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कॉपर शीट। तो फ्रेंड्स 221 का जो करेक्ट आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी लेड हमारा एक ऐसा धातु है, एक ऐसा मेटल है जो वेरी सॉफ्ट होता है और वेरी हेवी भी होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा भारी भी होता है। सबसे भारी धातु कौन सा होता है, लेड को हम मानते हैं, है ना। सबसे भारी धातु कौन सी होती है, लेड होती है, और सबसे हल्की धातु कौन होती है, एल्युमिनियम होती है। क्लियर। सबसे हल्की एल्युमिनियम और सबसे भारी कौन होता है, वो लेड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों का पॉइंट्स बनता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। इस क्वेश्चन के अनुसार आपका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी सीट मेटल में, सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है, तो आपका लेड हो जाएगी। क्लियर। लेड एक हमारा ऐसा धातु होता है जो सॉफ्ट और भारी भी होता है।
क्लियर। अब हम चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 222 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि विच शीट मेटल withstand contact with water and exposure to weather। बोल रहा है कि कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है ना। यानी वैसा कौन सा धातु है जो हमारी पानी और मौसम के इफेक्ट को क्या करती है, वो सह सकती है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ब्लैक आयरन। क्या ब्लैक आयरन मौसम का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है या पानी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कॉपर सीट। क्या कॉपर सीट पे है ना, क्या पानी और मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है गैल्वेनाइज आयरन। तो फ्रेंड्स यहाँ से 222 का जो करेक्ट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। यानी गैल्वेनाइज आयरन एक ऐसा आयरन होता है जिसपे क्या होता है, किसी भी पानी और किसी भी मौसम का इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है ना। क्योंकि जिंक क्या करता है, जिंक करता है क्रोजन रेजिस्टेंस होता है, यानी वो क्या करता है जंग रोधी जिसको बोला जाता है ना। तो जंग रोधी होता है यानी जंग लगने से वो बचाता है। इसीलिए हमारा जो गैल्वेनाइज आयरन होता है वो पानी और मौसम के संपर्क को भी झेल सकती है ना। तो इसीलिए आपका 222 का जो करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अब चलिए 223 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 223 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, सीट मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रिफ्ट इन रिवेटिंग ऑपरेशन। बोल रहा है कि रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का क्या उद्देश्य है, यानी ड्रिफ्ट का हम प्रयोग किस लिए करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। बोल रहा है कि पोजीशन द रिवेट, यानी रिवेट को पोजीशन में रखना, या फिर ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है मेक मेटल टू मेटल ज्वाइंट, यानी धातु से धातु का जोड़ बनाने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है एलाइन द होल टू बी रिवेट, है ना। बोल रहा है कि रिवेट करने वाले छिद्रों को एक सीध में करना, या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि प्रिवेंट डैमेज टू रिवेट हेड, यानी रिवेट हेड को नुकसान से बचाने के लिए हम रिवेट का प्रयोग करते हैं, सॉरी ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर चल के आ जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी एलाइन द होल टू बी रिवेटेड, यानी रिवेट को रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में करना, है ना। एक यानी दोनों होलों को क्या करना है, एलाइन करने के लिए हम यहाँ पे ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर 223 का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी ड्रिफ्ट का प्रयोग हम लोग एलाइन द हॉल टू बी रिवेटेड, यानी रिवेट करने वाले छिद्रों को एक सीध में करने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 224 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बोल रहा है कि नेम द टूल मार्क एज एक्स इन रिवेटिंग, है ना। बोल रहा है कि रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम बताइए, है ना। फ्रेंड्स यहाँ पे इस टूल को देखना है और आपको ऑप्शन के साथ इसको करेक्ट आंसर देना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसके ऑप्शन के साथ इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, है ना। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ड्रिफ्ट। क्या ये ड्रिफ्ट है, या ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रिवेट स्नैप, या ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कॉकिंग टूल, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है फुलरिंग टूल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी ये जो हमारा टूल एक्स इंडिकेट किया है वो आपका क्या है, फुलरिंग टूल हम उसको बोलते हैं, है ना। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं
225 नंबर क्वेश्चन है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका 225 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वो फ्रेंड्स पूछा गया है कि विच हैमर इज सुटेबल फॉर रिवेटिंग, है ना। बोल रहा है कि कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है प्लास्टिक हैमर। क्या आप प्लास्टिक हैमर का प्रयोग रिवेटिंग के लिए करते हैं? या फिर ऑप्शन नंबर बी बॉल पिन हैमर, या फिर बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है क्रॉस पिन हैमर। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है फ्रेंड्स स्ट्रेट पिन हैमर, है ना। तो फ्रेंड्स इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि रिवेटिंग ऑपरेशन के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो फ्रेंड्स आपका बॉल पिन हैमर आ जाएगा। यानी फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि रिवेटिंग करने के लिए हम बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं, है ना। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी रिवेटिंग उद्देश्य के लिए हमें रिवेटिंग करना है तो उस समय हम किस हैमर का प्रयोग करेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉल पिन हैमर। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।